हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नाइल एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम सीखेंगे बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ये बहुत ही एक वाइड चैप्टर है। क्लास 7th में हालांकि स्टार्ट हो जाता है, बट 8th से इसका वाइड रेंज स्टार्ट होता है। 8, 9, 10, ठीक है, तीनों के लिए है ये। तो बहुत ही ध्यान समझना, हर एक बेसिक का है। जो 8th वाले बच्चे हैं या 9th में हो आप या 10th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, ICSE से, CBSE से या फिर स्टेट बोर्ड से, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ज्योमेट्री का कई बार बच्चों को टफ भी लगता है ज्योमेट्री में, ठीक है, बट ये बहुत ही ईजी तरीके से अगर आपको बेसिक पता है तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर पाओगे। आज हम उसको समझते हैं। बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। देखो, जियोमेट्री का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। ज्योमेट्री एक लैटिन वर्ड है। जियो का मतलब होता है अर्थ। वैसे भी आपने जैसे जियोग्राफी बोलते हो, GEO का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ अर्थ होता है। तो यहाँ पे अर्थ और मेट्री का मतलब यहाँ पे क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मेजरमेंट मतलब जियोमेट्री का मतलब क्या हुआ? अर्थ का मेजरमेंट। तो अर्थ का अगर मेजरमेंट है तो मैथ्स में इसका क्या काम है? मैथ्स में तो हम नॉर्मली ज्योमेट्री में क्या करते हैं, जो कोई भी ज्योमेट्रिकल अगर शेप लेते हैं हम, मान लो हमने ले लिया एक ट्रायंगल, तो आप बोलेंगे कि ट्रायंगल का या तो मेजरमेंट से रिलेटेड है कुछ, तो इसका अर्थ का मेजरमेंट क्या हुआ? तो देखो, जो अर्थ होता है वो सबसे बड़ा प्लेन माना जाता है। क्या? सबसे बड़ा प्लेन फिगर। कि जो अर्थ है, अर्थ का भी स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो इस तरह का कुछ बनेगा, ये अर्थ होगा। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लेन। तो कोई भी चीज़ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेट किससे करेगा? अर्थ। जैसे आप नोटबुक पे ड्रॉ करोगे, नोटबुक को कहाँ पे रखेंगे आप? टेबल के ऊपर रखेंगे। टेबल भी कहाँ रहेगा? तो किसी सरफेस के ऊपर होगा, और सरफेस भी कहाँ पे टिका हुआ है? अर्थ के ऊपर टिका हुआ है। तो एग्जैक्टली में, यानी किसी भी शेप का जो हम मेजरमेंट करते हैं तो एक्चुअली में हम अर्थ का मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लो आप रेक्टेंगल या कुछ भी पैरेललोग्राम साइज का हमने मान लो इतने मेजरमेंट का हमने कुछ भी मेजर किया, तो जितना भी इसका मेजरमेंट होगा अर्थ पे भी क्या होगी? उतनी ही तो मेजरमेंट होगी। तो इसलिए ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ये समझ में आया? चलिए अब एक एक करके देखिए, हम समझेंगे इसमें। सबसे पहले हम समझते हैं पॉलीगन, कि पॉलीगन क्या होती है। पॉलीगन का मतलब देखो, अब ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, ये समझ में आ गया आपको। मेजरमेंट ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। तो पॉलीगन का मतलब देखो क्या होता है? पॉलीगन। पॉलीगन का, पॉली का मतलब होता है अगेन मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, और गॉन का मतलब यहाँ पे साइड से होता है। क्या होता है? साइड। मैनी साइड। तो मैनी साइड कब बोलते हैं? जैसे देखो, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, क्या ये मैनी साइड है? नहीं है। ये हमने एक ड्रॉ किया, क्या ये मैनी साइड है? नहीं है, क्योंकि ये 2 है। अगर हमने इसको भी ड्रॉ कर दिया मान लो कुछ इस टाइप से, ये एक ट्रायंगल बन गया, तो ये क्या है? एक पॉलीगन है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, पॉलीगन का मतलब हैविंग मोर देन कितना साइड? हैविंग मोर देन 1 साइड। तो पॉलीगन, अगर आप बोलोगे 2 साइड्स का पॉलीगन, ये 2 साइड्स हैं, ये पॉलीगन हो सकता है, बट ये क्लोज्ड है या फिर ओपन है? तो ये ओपन है। तो कोई भी अगर ओपन है, जैसे मान लो एक सर्कल बनाया हमने, सर्कल क्या है? ये क्लोज्ड पॉलीगन है, क्लोज्ड फिगर है ये पॉलीगन। कोई भी कर्व, अब देखो पॉलीगन का डेफिनेशन क्या हुआ कि एनी कर्व, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जो किससे बना हो? लाइन सेगमेंट बना। ये क्लोज्ड पॉलीगन नहीं होगा हमारा, सिर्फ क्या, ये क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगन नहीं हुआ। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन हैविंग मेड अप ऑफ मोर देन 2 साइड्स, ठीक है, या क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ हैविंग मोर देन 2 साइड। जो मोर देन 2 साइड से बना हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। अब ये ध्यान रखो, तो 2 से कम वाले साइड को अगर आप बनाएंगे तो पॉलीगन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? अगर मान लो हमने एक साइड ऐसे ले लिया, दूसरी साइड आप ऐसे ले लो, ये 2 लाइन सेगमेंट हो गया। तब देखो, लाइन सेगमेंट अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या है? ये ओपन है, तो क्लोज तो हुआ ही नहीं। अगर थर्ड लाइन लेंगे तभी ये क्लोज्ड होगा, तो क्लोज्ड होगा तो कौन सा फिगर बना? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पहला और सबसे कम लाइन सेगमेंट का क्या होता है? पॉलीगन होता है। तो ऐसा पॉलीगन जिसके 3 साइड्स हों, जैसे देखो अगर मैंने ABC ले लिया, या मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 1 2 3, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स का जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन मतलब अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, उसको बोलते हैं हम पॉलीगन। तो 3 साइड्स का क्लोज्ड फिगर है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। क्या बोलते हैं हम? ट्राइंगल। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ट्राइंगल इज ए पॉलीगन? यस। एवरी ट्राइंगल इज ए पॉलीगन? यस। ठीक है, बट एवरी पॉलीगन इज ए ट्राइंगल? नो। हर एक पॉलीगन ट्राइंगल थोड़ी ना होगा, पॉलीगन बहुत सारे हो सकते हैं। अब दूसरा, जैसे देखिए, मान लो हम इसी को ले लिया 4 साइड में, ये ले लिया हमने 4 साइड में, 4 साइड है ना, 1
इसको अगर 1 2 3 और ये 4 साइड में, तो ये भी क्या हुआ, पॉलीगन। ये भी क्या है, पॉलीगन ही है। बट इस पॉलीगन का स्पेशल नेम हो जाता है कि अगर हैविंग 4 साइड है तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्री। क्वाड का मतलब होता है 4, तो क्वाड्री का मतलब ये क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल्स में भी अलग अलग स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या क्या केस होता है उसको समझ लेते हैं। पहले देखो, अब पॉलीगन ये अभी आपको समझ में आ गया। अब पहले आप देखो, अगर मान लो साइड 5 हो, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया, ये पेंटागन बोलते हैं इसको। ये हमने क्या बोला इसको, अगर हैविंग 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। अगर ये 5 साइड्स हैं तो इसको, ये भी क्या है, पॉलीगन है। बट पॉलीगन का एक स्पेशल नेम है, क्योंकि ये 5 साइड, इसका नाम होता है पेंटागन। पेंटागन, ठीक है, पेंटा का मतलब 5। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अगर आप कुछ ऐसा ले लें हम 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने साइड्स हैं इसमें, 6 हैं। तो क्या ये भी पॉलीगन है? क्यों है? डेफिनेशन क्या बताया था मैंने पॉलीगन का। पॉलीगन क्या होती है, अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड कर्व, या फिर अ क्लोज्ड फिगर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। क्लोज्ड का मतलब जो बंद हो, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना हो। लाइन से भी नहीं, लाइन सेगमेंट से। तो लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट और रे क्या होती है, इतना तो आपको पता है ना। देखो, जैसे मान लो ये हमने लिया, बोथ साइड अगर एरो लगाया तो इसको बोलते हैं हम लाइन। अगर हमने एक साइड एरो लगाया तो ये होता है रे। अगर हमने बोथ साइड फिक्स्ड पॉइंट कर दिया तो ये होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब देखो ये भी आपका क्या है, लाइन सेगमेंट से बना है। तो लाइन सेगमेंट मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अ पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन अ क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट है, 6 लाइन सेगमेंट है। तो ये भी क्या है, हमारा पॉलीगन ही है। तो अब देखो, क्या ट्रायंगल होगा तो उसको भी बोलेंगे पॉलीगन। अगर हमारे पास मान लो क्वाड्रिलेटरल से कुछ भी, अगर सपोज रेक्टेंगल होता है या पैरेललोग्राम होता है, मान लो कि ये रेक्टेंगल है हमारा, इसके सभी एंगल हमने 90 डिग्री कर दिया, तो ये रेक्टेंगल हो गया। इसी को हम अगर इक्वल साइड बना देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऑल साइड आप इक्वल बना दो तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मान लो ये साइड, ये साइड, ये साइड सभी क्या है, ऑल साइड इक्वल अगर हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अगर इसी का मान लो क्या है कि ऑपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन एंगल सेम नहीं है, यानी ये साइड, ऑल साइड इक्वल्स हैं, ये क्या होता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। और इसी टाइप से मान लो हमारा काइट भी होता है, एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये हमारा काइट हो जाता है। और उसके बाद मान लो एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस में क्या होती है कि ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। रोम्बस भी वो क्या होगा, ऑल साइड जो होता है वो इक्वल होता है। रोम्बस में भी ऑल साइड, ये सभी ऑल साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ध्यान रखो। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर इसके ये इक्वल है तो इसके ये इक्वल होगा। तो अगर आप देखो तो सभी किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है। तो क्या बोलते हैं, ये भी पॉलीगन, 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 सभी के सभी क्या है, पॉलीगन है। तो फिर हमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, मान लो कि क्या बोलते रहेंगे। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ पॉलीगन, ये भी करेंगे तो एरिया ऑफ पॉलीगन। तो इसलिए क्या होता है कि स्पेशल नेम दिया गया है। अगर वो 3 साइड से मिलके बना है तो ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड से बना हो, ट्रायंगल। समझ में आ गया। ट्रायंगल का अगर आपको डेफिनेशन बोला जाए कि ट्रायंगल क्या होती है, अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। नेक्स्ट अगर आप देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। अब क्वाड्रिलेटरल में भी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्या, अगर एंगल्स उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री है, ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है, ठीक है, और लेंथ में अगर इक्वल होता है तो वो होता है हमारे लिए क्या, रेक्टेंगल। ऑल साइड्स अगर इक्वल हो और साइड्स की लेंथ भी सेम हो तो हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होती है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। और अगर हम रोम्बस की बात करें तो ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होता है, ठीक है। एंगल कुछ भी डिफरेंट होता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। ये हम स्पेशल, जब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल करेंगे तब मैं आपको स्पेशली बताऊंगा इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबके प्रॉपर्टी। और काइट भी अगर हम देखें तो काइट भी क्या है, 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे बाइसेक्ट करता है। तो ये भी ध्यान, ये भी क्या हो गया हमारे लिए, पॉलीगन। तो पॉलीगन में एक्चुअली क्या है कि कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीगन बोलते हैं। लेकिन इनका एक स्पेशल नेम दिया गया है। अगर 3 साइड से है तो ट्रायंगल, 4 साइड से है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड से है तो पेंटागन, 6 साइड से अगर है तो देखो ये 6 साइड वाले, इसको क्या नेम देंगे हम, हेक्सागन। क्या बोलेंगे, हेक्सागन, हेक्सागन,
अगर ये 7 साइड से होता तो हेप्टागन, अगर 8 साइड से होगा तो ऑक्टागन। जैसे देखो एक हम ऑक्टागन बना लेते हैं यहाँ पे। ऑक्टागन कैसे बनेगा, तो 8 साइड्स होंगे। 8 साइड कैसा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया कि नहीं ऑक्टागन। ठीक है, तो 8 साइड देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये भी क्या है, पॉलीगन है। क्या है, पॉलीगन है, लेकिन 8 साइड से बना है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। ऑक्टागन, ये क्या होगा, ऑक्टागन। ऐसे 9 से होगा नोनागन, और अगर 10 से होता है तो डेकागन, और उससे ज़्यादा होता है तो सिंपली क्या बोलते हैं हम, एनगॉन। जितने भी होंगे, ठीक है, एनगॉन का मतलब 11 साइड भी हो सकता है, तो इतनी ज़्यादा साइड आपको आती नहीं है, बट इतना ही ध्यान रखना, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन तक बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें, एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे। ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री का मतलब हमने देखा था क्या होता है, मेजरमेंट करना। तो बेस सी बात है, जो भी डायग्राम होगा हमारे पास, यानी जो भी चाहे ट्रायंगल हो, ठीक है, रेक्टेंगल हो, उसके क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अब मेजरमेंट में क्या फाइंड करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, या तो एरिया होता है या तो फिर उसका पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहला लेते हैं, सबसे पहला क्या होता है, ट्राइंगल। सबसे पहला क्या होता है, ट्राइंगल। ट्राइंगल बताया था मैंने, क्योंकि 2 साइड से 2 अगर हम लाइन सेगमेंट लेंगे तो उससे तो कोई पॉलीगन बनेगा ही नहीं, क्लोज पॉलीगन बनेगा नहीं। मान लो कहीं से भी आप 2 साइड लेके ऐसे ले लिया हमने, एक ऐसे ले लिया हमने, तो क्लोज तो हुआ ही नहीं। जब तक आप तीसरा साइड नहीं लोगे तो कोई भी पॉलीगन नहीं बनेगा। तीसरा लिया तो क्या बन जाता है, ट्रायंगल। तो दोस्तों सबसे मिनिमम साइड वाला पॉलीगन होता है वो होता है ट्रायंगल। तो पहले ले लिया हमने ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे ले लिया हमने ट्रायंगल। ट्रायंगल का नॉर्मली हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया ट्रायंगल। अब ध्यान देखो, अब ट्रायंगल के बारे में अगर हम देखें तो ट्रायंगल के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, जिसके कितने साइड्स हों, 3 साइड हो, है ना, 1 2 3। अगर यहाँ पे मैं नेम लिख दूँ ए बी सी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी बी सी और सी ए, यही है 3 साइड्स। तो अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड, जो 3 साइड्स वाले होंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। अब ट्रायंगल के भी टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं ध्यान रखो। सबसे पहले ये आप प्रॉपर्टीज अगर नोट कर लियो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ट्रायंगल की भी क्या होती हैं, जो होती हैं वो टाइप होती हैं। तो ट्रायंगल जो होता है, अगर हम एंगल के बेसिस पे करें, क्या करें, एंगल के बेसिस पे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इसको नोट करते जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है अक्यूट एंगल। क्या होता है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। 3 टाइप के ट्रायंगल हो गए। अब अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जो एंगल, जैसे ट्रायंगल की जो एंगल होती है, वन ऑफ द जो एंगल होना चाहिए, जिसकी जो एक एंगल होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी एंगल होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, जो 0 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर हो। ये ग्रेटर का सिंबल होता है, 0 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर हो, क्या, एंगल, ठीक है। और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, क्या, एंगल। समझ में आया, ये 0 डिग्री से ग्रेटर हो, क्या, एंगल, ए फॉर एंगल है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप। और 90 डिग्री से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, बस ध्यान से समझते जाना। एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया और ये हमने इस टाइप से 3 जो है इसमें ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, साइड्स बना लिया। अब मान लो ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लो हमारे पास कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ऐसा देखो, अगर अब यहाँ पे जो ट्रायंगल्स की एंगल है वो कितनी डिग्री है, 0 से तो बड़ा है, 90 से सभी के सभी छोटे हैं, मतलब ये किस टाइप का ट्रायंगल है, अक्यूट एंगल है। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो बहुत ईजी है। राइट एंगल का मतलब जिसका एक एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, तो राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, सपोज हमने ये ABC लिखा और ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, इसका कुछ भी मान लेते हैं हम, अगर ये 45 या 45 अगर ले लेते हैं हम, कुछ ऐसा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में हो गया। तो ये हमारे पास देखो कैसा बना, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसका एंगल जो है वो 0 डिग्री, मतलब जो एक एंगल होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। क्या होना चाहिए, वन ऑफ द एंगल ए इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, मतलब वन ऑफ द एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक कोई भी एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल।
अब ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होती है जिसकी जो क्या हो 90 डिग्री से क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो एंगल और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा हो एंगल, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए एंगल। समझ में आया? चलो अब जैसे एंगल कैसे बनाएंगे, तो मान लो कुछ ऐसा ले लिया हमने, ये बेस और यहाँ पे ये एंगल बना दिया हमने, ये कुछ ऐसा। अब ये मान लो हमारे पास 135 डिग्री है और ये कुछ भी है, मान लो यहाँ पे मान लो हमने 25 ले लिया, ठीक है। तो ये कितने डिग्री हो जाएंगे, ये मान लो हमारे पास 20 डिग्री होगा, ऐसे करके ये 180 डिग्री होगा टोटल। तो ये 135 डिग्री। अब देखो ये 90 से क्या है बड़ा है और 180 से क्या है छोटा है, कौन सा एक एंगल इसका। तो ये कैसा एंगल ट्रायंगल हुआ हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब एक और ध्यान रखना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। कैसे, तो वो मैं भी दूसरे टाइप में बताऊंगा। तो एक तो ट्रायंगल आपको समझ में आ गया, ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ क्या किया हमने, एंगल किया है। कितने टाइप्स के, 3 टाइप के। कौन कौन से, अक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, सभी एंगल्स। और राइट एंगल ट्रायंगल सेकेंड, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है, जिसकी एक एंगल कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी एक एंगल क्या हो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ गया इतना? चलिए ठीक है, अब देखते हैं ट्रायंगल को दूसरे तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है, साइड के बेस पे। तो साइड के अगर बेस पे पहला देखें तो फर्स्ट होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जिसके ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होगा। जैसे ये मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे हमने लिख लिया कि ये और ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर यहाँ पे हमने ABC इसको लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इसके सभी एंगल कितने डिग्री होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी एक ध्यान रखो आप कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी ऑल एंगल्स जो होती हैं, ऑल एंगल्स इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये हमें समझ में आया, ये क्या होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स इक्वल, हर एक एंगल कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, ठीक है। 60 + 60 + 60 करेंगे तो 180 डिग्री आता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में हमें पता है। चलो नेक्स्ट है हमारा दूसरा, अगर देखें हम जो सेकंड, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जो सेकंड होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। कौन सी होती है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे देखो ये दोनों साइड मान लो हमने इक्वल है, ठीक है, ये A B और C, ये अगर बेस है मान लो, ये दोनों जो साइड होंगे ये इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ये डिफरेंट होगा, यानी 2 साइड सेम होंगे और एक क्या होगा, अलग होगा। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ कि हैविंग 2 साइड्स इक्वल, ठीक है, 2 साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। समझ में आया, यानी ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हम ट्रायंगल्स की जब प्रॉपर्टी करेंगे वहाँ पे भी देखेंगे हम कि क्या होता है जब हम करेंगे एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इसी का कन्वर्स थ्योरम भी होता है कि साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये समझ में आया आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो और जो थर्ड, इसी में देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये कैसा होगा, तो ये एग्जैक्टली राइट एंगल टाइप का ही होगा, लेकिन इसके तो 2 साइड्स होंगे, जो 2 साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड मान लो इक्वल है और ये हमारे पास 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, अब ये दोनों साइड इक्वल है, इसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री और ये दोनों एंगल कितना होगा 45 होगा, ठीक है। तो 2 एंगल तो इक्वल हो गए और ये 90 डिग्री भी हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी तो बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। तो ये एंगल के बेस पे भी देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी, तो इसको बोलते हैं राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट जो होता है हमारा, ये हो गया हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड होता है हमारा, थर्ड टाइप जो होता है वो होता है क्या, जिसके सभी साइड्स क्या हों, अनइक्वल हों, ठीक है। ओके देखो तीसरा जो होगा वो क्या होगा, एक ऐसी साइड लेते हैं जिससे वो क्या होगा हमारे लिए, तीनों ही साइड क्या होगा, अनइक्वल होगा।
अगर हमने एक ट्रायंगल ले लिया, सपोज मान लो कुछ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल ले लिया, ये मान लो ये साइड है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है, तीनों इसमें देखो तीनों साइड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, तो इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल का तीसरा टाइप होगा, पहला बताया मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स इक्वल। सेकंड बताया मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके दो साइड्स इक्वल। और थर्ड स्केलन ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड क्या होना चाहिए, डिफरेंट। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो तीनों साइड क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो डिफरेंट हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल समझ में आ गया? चलो ठीक है, ये ट्रायंगल समझ में आया आपको। चलिए अब ट्रायंगल से रिलेटेड ही चीज़ों को देख लो आप। अब देखो ट्रायंगल में ही क्या क्या हम सीख सकते हैं इसमें। जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे ये ट्रायंगल लिया हुआ हमने, और ये स्केलन ट्रायंगल ले लेंगे, और यहाँ पे मान लो हमने इसका दिखा दिया कि ये क्या है, ये इसकी हाइट है। क्या है? हाइट है। परपेंडिकुलर इसको दिखाते हैं, से 90 डिग्री है यहाँ पे। अब इसको हम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और इसको डी से ले लिया हमने। ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हाइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हाइट हो गए, ध्यान रखो। अब जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो बेस होता है, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग। जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, देखो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ। समझ आया? चलो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ होता है। मेजरमेंट की बात करें तो क्या मेजर कर सकते हैं, इसकी आउटर बाउंड्री को। तो पहला उसी का आउटर बाउंड्री को मेजर को क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो पेरीमीटर ट्रायंगल क्या, पहले समझ लेते हैं पेरीमीटर होता क्या है। तो मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, जो आउटर बाउंड्री है इसकी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर बोलते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ, इसको क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। सम ऑफ ऑल 3 साइड, तीनों साइड्स अगर हम सम कर दें तो क्या बन गया, पेरीमीटर। इसको दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर यही ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, मान लो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए, मतलब तीनों साइड्स अगर इक्वल हो, तीनों साइड्स अगर इक्वल हो, तीनों साइड मान लो यहाँ पे इक्वल है, तो इसी का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब देखो यही फॉर्मूला आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि तीनों साइड सेम है तो सीधा 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो जो इजी हो वैसे लेना, सम ऑफ ऑल साइड भी करेंगे तब भी सेम ही आएगा हमारा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब अगर हमारे पास मान लो कि स्केलन ट्रायंगल होता है, ये मान लो जैसे हमने स्केलन लिया था, तो स्केलन में ये मान लो कि कुछ भी हो सकता है, ये 3 हो सकता है, मान लो ये 4 है, ये 5 है, ऐसा कुछ भी साइड अगर लिया तो यहाँ पे हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। जैसे इस क्वेश्चन का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो तो पेरीमीटर कितना आएगा, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया, पेरीमीटर। समझ में आ गया। अब इसका मैंने अगर हम करना होता तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ऑल साइड 5 सेंटीमीटर ही होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 5 कर दें तो कितना आ जाएगा, 15। अगर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मीटर में, मीटर में यूनिट लिख देंगे। समझ में आ गया। ये हमारा है पेरीमीटर का, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल हो गए। अब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल भी देखो कुछ इस टाइप का ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल भी कुछ इस टाइप का ही होगा। तो यहाँ पे मान लो ए बी सी, अब ये देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है खुद ही परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, अगर ये बेस है तो ये क्या हो गया, हाइट हो गई, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे मान लो अगर पेरीमीटर फाइंड करना तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यहाँ पे भी सम ऑफ ऑल साइड ही करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अरेंज करो। अब देखते हैं इसको एरिया, इसका एरिया ध्यान से देखो। 3 ट्रायंगल हमने बनाए हैं, तीनों को अगर एरिया में फाइंड करना हो तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है नॉर्मली जो सबसे बेसिक है वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाफ मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच, हाफ इंटू बी इंटू एच भी लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो कि हाफ इंटू में बेस क्या लेंगे, 4 लेंगे। क्यों लेंगे बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हो वो बेस, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना ले लिया हमने, 4। अब हाइट मान लो यहाँ पे गिवन नहीं है, मान लेते हैं हम कुछ भी, अगर 6 सेंटीमीटर मान लो इसकी हाइट है
तो ये 6 हमने ले लिया यहाँ पे, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 6 2 जा कितना आया 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे आप, क्योंकि एरिया में हम क्या लगाते हैं सेंटीमीटर। क्यों लगाते हैं, देखो बेस भी सेंटीमीटर में है और हाइट भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो कितना आएगा सेंटीमीटर के पावर 2, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। आया समझ में, एरिया कितना आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया आपको। अब ये किस में लगाएंगे, जहाँ पे हमारे पास बेस और हाइट गिवन हो, जिस ट्रायंगल में बेस और हाइट गिवन हो। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मान लो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर होता है और ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर हम लिखेंगे हाफ इंटू में बेस मतलब BC है हमारे पास और हाइट कितनी है AB है हमारे पास, इसकी वैल्यू को आप रख दो तो हाफ मल्टीप्लाई बाय BC का वैल्यू कितना है 8 और AB का वैल्यू कितना है 6, कैंसिल करेंगे 2 4 जा 8, 6 4 जा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपली जो परपेंडिकुलर, आप इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हो या इसको भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके, क्योंकि जहाँ पे 90 डिग्री उसको बेस मान लो और ये दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी हाइट होगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ में आ गया एरिया। चलो दूसरा देखते हैं हम। अगर मान लो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कौन सा ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है √3/4 √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पे साइड्स है, या फिर साइड में लिख ले रहा हूँ साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। इसको दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हो √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि ए का मतलब यहाँ पे साइड से होता है। अब देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था यहाँ पे, ठीक है, और इसका मान लिया हमने कुछ भी साइड है, सपोज मान लो इसका कि 4 है, साइड कितनी है 4 है, तो एरिया क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू कितना होगा √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो √3/4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 से कैंसिल करो 4 4 कितना आया 4√3। अब अगर हमारे पास √3 की कुछ वैल्यू गिवन होता है तो यहाँ पे पुट करेंगे, अदरवाइज यही क्या है हमारा आंसर है। अगर एरिया है तो यहाँ पे यूनिट भी लगाएंगे। यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर। अगर मान लो ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर ये मीटर में होता तो इसको मीटर स्क्वायर लिखते, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे। आगे समझ में, चलिए तो ये था हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एरिया, अगर मान लो हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल गिवन हो, यानी वहाँ पे बेस और हाइट गिवन नहीं हो, तो कैसे फाइंड करेंगे स्केलेन ट्रायंगल। जैसे देखो एक डायग्राम में बना देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मान लो एक हमने डायग्राम बनाया ट्रायंगल का, और ये ले लिया हमने, सपोज मान लो ये ले लिया हमने 3, ये ले लिया हमने 4 और ये ले लिया हमने 5, कुछ ऐसा, ठीक है। और इसका मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो स्केलेन है, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर हाइट भी नहीं गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जो क्लास 9th NCERT में इंट्रोड्यूस होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के पहले सबसे पहले यहाँ पे हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, सेमी पेरीमीटर। जैसे पेरीमीटर करते थे सम ऑफ ऑल साइड, सेमी का मतलब हाफ होता है, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है A + B + C/2। ABC क्या है, तीनों साइड है, तीनों साइड है, अपॉन में 2 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। S का मतलब क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर जितना भी होता है उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, सेमी पेरीमीटर आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है हमारे पास √ इसको लिखते हैं √ S इंटू में S - A S - B एंड S - C, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं हम एक बार। जैसे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, S, तो S कितना है हमारे पास A B C है, तो पहले आप चाहो तो लिख लो इसको, A की वैल्यू किसी को भी ले लो, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं हम। A की वैल्यू सपोज मान लिया हमने 3, B का वैल्यू कितना है 4 और C की वैल्यू कितनी 5। A B C क्या है, तीनों साइड है, तो S = A + B + C/2। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 5 + 4 9 + 3 12, तो पहले इसको लिख लो 3 + 4 + 5/2। तो ये 12 अपॉन कितना आया 2, 2 6 जा कितना हुआ 12 हो गया, तो 6 आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, S कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूला वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो √S की वैल्यू कितनी है 6, फिर S - A, तो 6 - A कितना है 3,
फिर s माइनस बी, तो s की वैल्यू कितनी है 6, b का वैल्यू कितना है 4, फिर s माइनस c, तो 6 माइनस 5, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो कितना आया, अंडर रूट फिर से लगाएंगे आप। अब ये 6 का 6 लिखेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, 6 में से 4 माइनस किया तो 2, 6 में से 5 माइनस किया तो 1, ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं क्या बनता है। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू में 3, ये ऑलरेडी 3 है, प्राइम नंबर है, ये भी 2 है, 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। तो देखो यहाँ पे 3 का भी एक पेयर बन रहा है और 2 का भी एक पेयर बन रहा है। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, पेयर को बाहर कर लेते हैं। तो एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, 2 3 जा कितना हुआ 6, तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका आंसर है। आ गया समझ में। ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। तो एरिया हमने क्या सीखा अभी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों फाइंड करना, कि चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों ही ट्रायंगल का आप किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, पेरीमीटर और एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब नेक्स्ट कोई भी हम ले लेते हैं। देखो दूसरा ज्योमेट्रिकल शेप में ही अभी मैं बता रहा था आपको, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। देखो नेक्स्ट अगर हम लें सेकेंड क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं हम। सेकेंड जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स, तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। कितने साइड्स होने चाहिए, 4 साइड। तो देखो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल्स हमारा बनता है वो है हमारे पास रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। तो ध्यान दो आप, रेक्टेंगल क्या होती है, तो 4 साइड से बनेगा। ये मेरे पास मान लो रेक्टेंगल हो गया, ए बी सी डी। और रेक्टेंगल की ऑल एंगल्स क्या होती है, 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी आप जान लो। प्रॉपर्टी क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, और देखो ये पैरेलल साइड होता है क्या, इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी भी आप लिख लेना, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ऑपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के इक्वल क्या होगा, ए बी के इक्वल क्या होगा, डी सी होगा, एंड ए डी के इक्वल क्या होगा, ए डी के इक्वल क्या होगा, बी सी होगा। इसके इक्वल में ये होगा, इसके इक्वल में ये होगा। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सभी एंगल्स कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से ये डायगोनल भी बनेगा, ये क्या बनेगा, डायगोनल्स भी बनेगा। तो आप लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, डायगोनल्स भी क्या होगा, लेंथ में इक्वल होगा। ये समझ में आया, ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टी। चलिए अब इसका देख लेते हैं जल्दी से हम, पेरीमीटर क्या होगा। तो अगर हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करना हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो इसको लिखते हैं हम 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी ध्यान रखो, जैसे मान लो ये हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर और ये ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में पुट करिए आप 10, लेंथ कितनी है, 10 है। लेंथ किसको बोलते हैं, जो बड़ी वाली साइड होती है। ब्रेथ किसको बोलते हैं, जो छोटी साइड होती है। तो 10 प्लस अगर हमने ले लिया यहाँ पे 5, तो 2 मल्टीप्लाई है 10 प्लस 5 15 हो गया। 15 टू जा कितना आया 30। अगर ये सेंटीमीटर में तो कितना आंसर आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा। ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखते हैं इसी का एरिया। तो मान लो मैं फाइंड करना हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ लिखते हैं। और जब भी एरिया होगा तो एरिया किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट में। किस में, स्क्वायर यूनिट में। जैसे अब जैसे हमने लिया था लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना 5 सेंटीमीटर, तो 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। तो ये हमारा आ गया एरिया। तो आई थिंक आपको रेक्टेंगल समझ में आ गया। रेक्टेंगल में हमने क्या देखा, प्रॉपर्टी सबसे पहले कि जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है लेंथ में। ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, डी सी होता है। ए बी यहाँ पे ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा। ऑल एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। डायगोनल्स आर क्या होता है, इक्वल इन लेंथ होता है। अब अगर आप देखो तो ये इसमें जितने भी पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम भी यानी कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम भी होगा। क्यों होगा, तब हम पैरेललोग्राम करेंगे तब हम समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए क्वाड्रिलेटरल्स का दूसरा आप ले लेते हैं। नेक्स्ट
रेक्टेंगल हमारे पास हो गया। रेक्टेंगल के बाद लेते हैं हम स्क्वायर। क्या? स्क्वायर। ध्यान दो, रेक्टेंगल के बाद हमारा है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो लेंथ में। ये जैसे हमने बनाया यहाँ पे ए बी सी एंड डी, इसकी सभी साइड्स कितनी होंगी? इक्वल होंगी। ऑल एंगल्स कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज है सभी, तो आप लिखते जाओ इसमें। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ऑल साइड है तो ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे इसके। और ऑल एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल जो होता है वो इक्वल भी होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करता है, यानी 90 डिग्री पे यहाँ पे क्या करता है? बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, जब इससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे हम, ठीक है, या प्रूफ में करेंगे, तब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। अब देखते हैं यहाँ पे मेनली हमें एरिया और पेरीमीटर देखना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को लिखते हैं हम क्या? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। देखो पेरीमीटर किसी का भी पेरीमीटर हो, क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इसका साइड लिया हुआ है मान लो, तो आपसे 7 + 7 + 7 + 7 करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? पेरीमीटर ही आएगा। या 4 इंटू साइड कर दो डायरेक्टली, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तब भी कितना आएगा? 28। अगर सेंटीमीटर में यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब ऐसे भी प्लस करके देखो आप, 7 + 7 14 होगा, +7 करेंगे 21 होगा, +7 करेंगे तो 28 आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं हम एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिखते हैं यहाँ पे साइड इंटू साइड। क्या? साइड इंटू में साइड। इसको आप बोल सकते हो ए स्क्वायर, इसको आप बोल सकते हो साइड का स्क्वायर, कुछ भी। ए स्क्वायर बोलो, साइड का स्क्वायर बोलो, या साइड इंटू साइड बोलो, एक ही बात है। साइड कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू में 7 कर देंगे, कितना आ गया? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर है। समझ में आ गया? कोई भी स्क्वायर हो, एरिया क्या करते हैं? साइड इंटू साइड, या फिर ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हो। एक और चीज़ देखो, इसमें डायगोनल भी है। मान लो आपको साइड गिवन हो, डायगोनल फाइंड करना हो, तो डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो फाइंड करते हैं इसको लिखते हैं हम √2a। √2a का मतलब, a का मतलब साइड होता है, तो √2a का मतलब यहाँ पे 7 से है, तो कितना आया ये? 7√2। और यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है। डायगोनल ऑफ डायगोनल क्या एक्चुअली में? लेंथ ही तो है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? 7√2। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया स्क्वायर भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम स्क्वायर के बाद क्या लेंगे। अभी हम स्क्वायर के बाद लिख लेते हैं हम पैरेललोग्राम। क्या? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से भी लिख लेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो क्या होता है? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को का जो डायग्राम होगा कुछ इस टाइप से बनाएंगे आप, थोड़ा सा स्लैंटिंग में होगा बस। ठीक है, ये ए बी सी और डी रेक्टेंगल जैसा ही दिख रहा होगा, बट रेक्टेंगल थोड़ा सा क्या है? कर्व है। यहाँ पे देखो तो ऑपोजिट साइड जो होते हैं ना वो इक्वल होता है। यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखते हैं इसके पहले प्रॉपर्टी देखो। प्रॉपर्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये पैरेलल का सिंबल होता है। ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। ये पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं लेंथ में। इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी के इक्वल क्या आएगा? ए बी के इक्वल क्या आएगा? सी डी। ए बी के इक्वल सी डी। और ए डी की इक्वल क्या आएगा? ए डी की इक्वल आएगा क्या? बी सी। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी पैरेलल टू क्या है? सी डी। और ए डी जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। ये आपस में इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे जो एंगल होंगे, ऑपोजिट एंगल जो होगा, सॉरी ऑपोजिट एंगल जो होगा उसका जो होता है इक्वल क्या होता है? ऑपोजिट एंगल क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास जितना भी एंगल ए होगा वो एंगल सी भी कितना होगा? उतना ही होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल सी होगा। एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल डी होगा। मान लो ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री ही होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो एडजेसेंट एंगल, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल,
एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट क्या होती है, इसके साथ, जैसे ये वाला एंगल लिया मान लो, तो इसके बाद वाला जो एंगल, ये एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट ये भी है, ये भी है, इसका अगर लेंगे तो ये है, इसका लेंगे तो ये है, इसका लेंगे तो ये है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके कंजुगेटिव, चाहे तो आप ये वाला ले लो या तो ये वाला ले लो, किसी भी एक साथ वाला जो एंगल होगा उसको एडजेसेंट बोलेंगे। उनका सम कितना होगा 180, जैसे ये 80 है तो कितना होगा ये 100, और ये 100 ये भी कितना होगा 100। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, किसमें, पैरेललोग्राम में। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम में क्योंकि थोड़ा सा ये स्लैंटिंग होता है तो इसकी जो हाइट होती है हम कुछ ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, हाइट होगा हमारे पास, ठीक है, ये क्या होगा, हाइट होगा। तो अगर ये हाइट है तो ये क्या बना, बेस। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जिसके ऊपर हाइट वो क्या होता है, बेस। तो मान लो ये हमारे पास हाइट जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और बेस जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से इसके पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे और एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम पैरामीटर एंड एरिया, ठीक है, पैरामीटर एंड एरिया। तो देखो अगर आपको पैरामीटर फाइंड करना हो, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल साइड होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये ध्यान रखो ये 10 है, ये मान लो कुछ भी ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर अगर, तो सम ऑफ ऑल साइड कैसे करेंगे आप, तो वही करेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस ये वाला भी इक्वल ही होगा तो 10 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर है, इधर वाला भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा, तो प्लस कर दो इसको, कितना आ जाएगा ये 20 और 6 कितना हो गया 12, तो कितना आ गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरामीटर। अब एरिया की बात करें, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है सिंपली होता है बेस इंटू में हाइट। क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। अब बेस क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, मीटर जो भी यूनिट है वही लिखेंगे आप। अब हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 10 6 कितना हुआ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मतलब स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरामीटर भी आ गया। पैरेललोग्राम का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। इतना समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज सारी समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम फिर क्या, रोम्बस। नेक्स्ट क्या होता है, रोम्बस। सर ये क्वाड्रिलेटरल में ही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा है रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल में ही है, क्वाड्रिलेटरल में ही रोम्बस। रोम्बस, तो रोम्बस में देखो क्या होती है, स्क्वायर जैसा ही होता है ये भी। ये थोड़ा गलत हो गया, छोटा बन रहा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। देखो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑल साइड्स क्या है, ये इक्वल है। ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, यानी आप कह सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। तो अभी आप बोलेंगे कि सर आपने स्क्वायर में भी तो यही बताया था कि ऑल साइड इक्वल होता है। बिल्कुल स्क्वायर में तो होता ही है, इसमें भी सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, 90 डिग्री पे। इसके डायगोनल जो होते हैं वो डिफरेंट साइज का होता है, ध्यान रखना। ये मान लो कि अगर D1 है तो ये D2 होगा, ये दोनों डिफरेंट होता है, सेम लेंथ नहीं होता इसका। समझ में आ गया। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये 12 सेंटीमीटर है, या कुछ भी छोटा सा ले लेते हैं हम, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो सभी कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। तो अब ध्यान रखो इसका। और मान लो यहाँ पे डायगोनल जो है D1 ले लेते हैं हम कि ये जो है वो 8 सेंटीमीटर है और जो D2 है वो 10 सेंटीमीटर है। जो डायगोनल होगा वो भी अलग अलग होना चाहिए। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब इसका जो है हमें पैरामीटर अगर फाइंड करना हो, पैरामीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस, तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस अगर फाइंड करने हैं तो इसके लिए पैरामीटर में क्या होता है, ये भी सम ऑफ ऑल साइड लिख सकते हो या 4 मल्टीप्लाई बाय साइड लिख दो सिंपली, क्योंकि ऑल साइड सेम होते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 के बाद कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। अब इसी का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2। D1 D2 का मतलब डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 इंटू D2 मतलब हाफ। D1 कितना है 8 सेंटीमीटर, D2 कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 4 जाए 10 4 जाए कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लो ये पे आपको एरिया गिवन होता, एरिया गिवन होता
और डायगोनल 1 गिवन हो, एक डायगोनल गिवन हो तो दूसरा डायगोनल फाइंड करने के लिए बोलता, तब भी हम फाइंड कर सकते थे। जैसे इसी में देख लेते हैं, मान लो हमारे पास ये डायगोनल 2 नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, और एरिया गिवन हो, एरिया कितना है, एरिया मान लो हमारे पास गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, D1 गिवन है मान लो 8 सेंटीमीटर, D2 कितना गिवन है, D2 हमें फाइंड करना है। तो यही पे सेम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ जो हमारे पास क्या होता है रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस के नीचे आप एरिया ऑफ रोम्बस लिख दीजिए 40, हाफ D1 का वैल्यू कितना है, तो 8 है, D2 कितना है नहीं पता, 2 से कैंसिल करेंगे 4 आ गया। अब ये 40 इक्वल्स टू कितना आया, 4 मल्टीप्लाई बाय D2, तो ये देखो 4 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 40 अपॉन में 4 इक्वल्स टू कितना आया D2, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये तो हमने पहले लिखा था, आगे समझ में कैसे फाइंड करना है, चलिए ठीक है इसको भी रेज कर देते हैं। तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स भी देख लिया कि किस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल्स का करेंगे। अब इसमें कुछ हमारा बचता नहीं है, ठीक है, जो मेन थे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स के जो स्पेशल फिगर, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल फिगर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या किया हमने स्पेशल फिगर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स में, स्पेशल फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने किया अभी रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, और एक काइट भी होता है। तो काइट का स्पेशली हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग टाइप से हम करते हैं। उसका 2 ट्रायंगल को होता है, दोनों का एरिया को ऐड कर देते हैं, वहाँ पे उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर नहीं आता। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्री में आता है, नेक्स्ट जो फिगर आता है वो आता है सर्कल, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो क्या है, सर्कल है हमारा, देखते हैं हमारा। तो ये हमारा है सर्कल, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो आपके पास सर्कल हो गया हमारे लिए, ठीक है। सर्कल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, सेंटर। देखो ये सर्कल है, अब सर्कल में ध्यान देने वाली बात, सर्कल क्या होती है, अगर हम देखो डॉट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, डॉट को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो आप ये बोल सकते हो द कॉन्टिन्यूस, क्या, द कॉन्टिन्यूस डॉट, ठीक है, मेक्स द सर्कल। कॉन्टिन्यूस डॉट अगर हम करेंगे इसमें क्या बनेगा, सर्कल। और ये कैसा फिगर होता है, 2D डायग्राम होता है, 2 डायमेंशनल होता है ये, ठीक है, सिंपल प्लेन फिगर है ये, ध्यान रखना, सिंपल प्लेन फिगर है ये। क्या, सिंपल कर्व में क्या आता है, ये सिंपल कर्व फिगर में आता है ये क्या, हमारा सर्कल। अब सर्कल के अंदर क्या कि जो दोस्त के बीचों बीच आता है उसको बोलते हैं हम सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर से अगर आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट करें, सेंटर से आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट करें तो इसको बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। रेडियस इसको डिनोट करेंगे आर से। मान लो ये ओ से हमने सेंटर को डिनोट कर लिया, और ए, ओ ए क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस है, समझ में आया। अब एक और लाइन मान लो हमने ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से, जो सेंटर से होकर जाती है और किसी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, किसी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे ए हमने ये ले लिया, तो इसको मान लो हमने बी ले लिया, इसको सी ले लिया। तो जो पूरी लाइन बी सी है, ध्यान रखना लाइन सेंटर से होके जानी चाहिए। तो बी सी भी क्या होगा, ये इसको बोलते हैं, ये रेडियस है, ये हो गया हमारे लिए क्या, डायामीटर। इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर, डायामीटर। अब अगर देखो यहाँ पे अगर हम बोलें कि क्या ओ बी एक रेडियस है, तो है। क्या ओ सी एक रेडियस है, तो बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि ओ बी एंड ओ सी ये भी क्या है, रेडियस हुआ। लेकिन अगर पूरा इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो क्या होता है, डायमीटर होता है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे आउटर बाउंड्री को और सेंटर से होकर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। समझ में आ गया, डेफिनेशन लर्न रखना, समझ के लर्न रखना डायमीटर क्या होता है। अब यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला बना कि अगर हम रेडियस फाइंड करना हो और डायमीटर गिवन हो, रेडियस फाइंड करना हो डायमीटर गिवन तो d/2 कर देंगे। डायमीटर का देखो हाफ, मान लो ये BC हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना, 5, तो ये क्या रेडियस आया, बिल्कुल आ जाएगा। समझ में आ गया, रेडियस इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास, d/2। अब ध्यान रखो यहाँ पे एक और चीज़, क्या क्या चीज़ें होती है ये ध्यान रखना है। अब कितने रेडियस इसके हम अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो एक हमने सर्कल यहाँ पे बनाया, अब यहाँ पे सेंटर ले लिया, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सभी क्या है, रेडियस। तो कितने रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। कितने, इनफाइनाइट। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी रेडियस कैन वी ड्रॉ इन अ सर्कल, तो कितने लिखेंगे, इनफाइनाइट। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो डायामीटर है, मान लो ये हमारे पास है और यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से होकर लाइन जानी चाहिए, तो सेंटर से होकर लाइन जा रही है, सेंटर से होकर जा रही है, तो सभी के सभी क्या हैं, डायामीटर। अगर ये सभी के सभी डायामीटर हैं तो इसका मतलब कितने डायामीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी कितना कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। रेडियस समझ में आ गया आपको, डायमीटर समझ में आ गया आपको।
अब चलो देखते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें और क्या हो सकती हैं। तो जो सर्कल होता है, सर्कल में देखो ये सेंटर हो गया हमारे पास, यहाँ से अगर ये दो रेडियस हमने ड्रॉ किया, एक रेडियस ये भी, एक रेडियस ये भी ड्रॉ किया, सेंटर ओ है हमारा, ये ए और बी। यहाँ पे देखो ये ओ ए और ओ बी क्या रेडियस है, तो बिल्कुल है। अब ये दो रेडियस के बीच में जो एरिया आता है, ये एरिया, ये साइडेड पार्ट का जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम क्या, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो इसका डेफिनेशन लर्न कैसे करोगे आप। अब इसको देखो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये आर्क है, क्या है, आर्क, ए आर सी, आर्क, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आर्क। तो ये ए बी आर्क है, ये पूरा क्या है, कंप्लीट आर्क हुआ। कंप्लीट आर्क को ही तो क्या बोलते हैं हम, सर्कल। अगर हम आधे की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, हाफ आर्क है। हाफ आर्क को बोलते हैं हम सेमी सर्कल, ठीक है, पूरे को सर्कल। अब इतना पार्ट क्या है, आर्क है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, डेफिनेशन कैसे करेंगे, सेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एरिया, ध्यान दो, एरिया बिटवीन द टू रेडियाई, यानी रेडियस, टू रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। तो एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसके साथ वाला, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब साथ वाला। तो एरिया बिटवीन द टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। समझ में आया, ये क्या है, सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक एंगल होगा, तो सेक्टर से रिलेटेड हम एरिया पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट और चीज़ देखो, जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल, एक और सर्कल बना लिया, ठीक है। सर्कल में ये क्या है, हमारे पास रेडियस है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये हमारे पास क्या आ गया, एक और चीज़ पहले यहाँ समझ, देखो अगर ये सेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ये भी तो दो रेडियस के बीच का ही है, तो ये भी क्या है, सेक्टर ही है। तो फिर दोनों को सेक्टर बोलेंगे क्या, बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन ये माइनर सेक्टर होगा। क्या होगा, माइनर सेक्टर, मतलब छोटा सेक्टर। ये क्या होगा, मेजर सेक्टर। ये क्या होगा, मेजर सेक्टर। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे हमने एक लाइन ऐसे बना ली, जैसे मान लो पहले देखो, एक ये सर्कल बनाया हमने और ये सर्कल का सेंटर है, और एक लाइन ऐसे की, ये भी दो लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है। तो आप लिखेंगे अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, विच इंटरसेक्ट, अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट, ठीक है, एट अ 2 पॉइंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड द कोड। इसको क्या बोलते हैं, कोड, CHORD, कोड। तो AB अगर मान लो हमने ये लिखा, तो AB क्या है, कोड है। अब कोड की डेफिनेशन क्या होगी, कोड की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम, अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ 2 पॉइंट, ठीक है, ये कोड होती है। तो इसका मतलब ये भी तो 2 पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा था, तो क्या ये कोड है, बिल्कुल है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी डायमीटर इज अ कोड। बट ये क्या कोड भी डायमीटर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटर से होकर नहीं जा रही है। डिफरेंस दोनों में यही पूछा जाता है कि जो एवरी, जो देखो हमारे एवरी डायमीटर है वो क्या है, कोड है। क्यों है, क्योंकि इसको सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन ये सेंटर से होकर नहीं जा रही है। अगर सेंटर से होकर नहीं जा रही तो डायमीटर नहीं है, अगर सेंटर से होकर जा रही है तो डायमीटर है। जो डायमीटर है वो कोड भी है। तो एवरी डायमीटर इज अ कोड, बट एवरी कोड इज नॉट अ डायमीटर। क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे देखो, ये O लिखा हमने, ये A लिखा हमने, ये B लिखा हमने। अब देखते हैं यहाँ पे क्या देखना है हमें, कि ये हमारे पास देखो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं। अगर मैं इसको हटा भी दूँ, मान लो ये हटा भी दूँ, इसको ये हटा दे रहा हूँ मैं भी, ये सेंटर है सिर्फ, मान लो ये O है और ये AB है हमारा, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट। तो अगर ये सेगमेंट है तो कैसा सेगमेंट, छोटा सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ये क्या होगा हमारे लिए, मेजर सेगमेंट। ये क्या होगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब सेगमेंट का डेफिनेशन, सेगमेंट का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो एरिया, देखो यहाँ पे ये कोड है, तो एरिया बिटवीन द कोड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये भी क्या है, आर्क है। तो एरिया बिटवीन कोड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, यहाँ देखो ये कोड है और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये ऊपर वाला भी तो आर्क ही है। तो एरिया बिटवीन द कोड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट। अगर छोटा है तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट, अगर बड़ा वाला है तो मेजर सेगमेंट। समझ में आ गया सेगमेंट भी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा था, इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है, 10th में काम कैसे इसका यूज होता है। चलिए ये भी समझ में आ गया। एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें, सर्कल में क्या होता है। तो सेक्टर आपको समझ में आ गया, सेगमेंट आपको समझ में आ गया, रेडियस डायमीटर समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये हमारा हो गया सेंटर O। अगर ये सेंटर O है, यहाँ से देखो कि अगर कोई एक लाइन जो होती है वो इसको टच करके जाती है किसी एक पॉइंट पे, किस पे, एक पॉइंट पे एक लाइन है जो इसको मान लो ये पॉइंट P पे टच करके जा रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है, ध्यान रखना एक पॉइंट पे। तो जब एक ऐसा लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करके जाती है आउटर से, बाहर से, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट।
टेंजेंट, ये लर्न रखना है, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसका रोल आएगा अभी बहुत सारा, ये 10th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है, बट इतना ध्यान रखो अभी इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ लाइन, ठीक है, विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे। और ये देखो यहाँ इस टाइप से, अगर यहीं पे मान लो कि एक सर्कल लिया हमने और ये सेंटर है हमारा, और ये लाइन ऐसे हमने निकाल दिया, कैसे निकाला, ऐसे, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 2 पॉइंट पे कर रहा है, तो क्या बोलें, सो कोड, कोड नहीं है, कोड सिर्फ लाइन सेगमेंट होता है, लाइन नहीं, ध्यान रखो ये लाइन है, वहाँ लाइन सेगमेंट था, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो आप लिखेंगे अ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। और लाइन, ये भी लाइन है, ये लाइन सेगमेंट था, लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्टेड एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डायमीटर। तो लाइन सेगमेंट और ये लाइन, क्यों लाइन, बोथ साइड क्या है, एरो लगा हुआ है। तो व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट अ 2 पॉइंट इज कॉल्ड द, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड, क्या बोलते हैं, सेकेंड, सेकेंड, SECANT, सेकेंड, समझ में आ गया, इसको सेकंड, बस ये नेम रखना है, इसको सेकंड बोलते हैं, ये टेंजेंट बोलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसका, पर आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड क्या होता है और ये टेंजेंट क्या होता है, इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमने सीखा, सेक्टर सीख लिया, सेगमेंट सीख लिया, टेंजेंट सीख लिया, सेकंड सीख लिया, ठीक है। अब जल्दी से इसका पेरीमीटर, एरिया और ये देख लेते हैं। अब मान लो देखो, इसी का अगर हम हाफ करें, सर्कल को अगर हम हाफ करें तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये तो 3D बन जाएगा, फिर ये 3D बन जाएगा, फिर ये अभी इतना ही मान लो, ये क्या है हमारे लिए, सेमी सर्कल, इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। आधा सर्कल है तो सेमी सर्कल बोलेंगे। यहाँ पे देख लो ये क्या है, आधा सर्कल, अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूंगा ना ऐसे, तो ये 3D बन जाएगा, फिर ये हेमिस्फीयर बन जाएगा हमारे लिए, स्फीयर का आधा हो जाता है हेमिस्फीयर, तो इसलिए मैं ये नहीं लिख सकता, इतना ही है, ये क्या है हमारे लिए, सेमी सर्कल। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना हो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो सबसे पहले तो सर्कल के सेंस में हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, सर्कल के सेंस में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ध्यान रखो सरकमफ्रेंस जो होता है वो पेरीमीटर ही है, बट क्योंकि सर्कल के सेंस में इसका नेम चेंज हो जाता है, समझ में आ गया ना। तो सर्कम के सेंस में इसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक्चुअली में है क्या, पेरीमीटर। ये पेरीमीटर क्या होती है, लेंथ ऑफ टोटल आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री का लेंथ। तो आउटर बाउंड्री का यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या बना, इसको लिखते हैं हम 2πr, ठीक है। जो पाई होती है वो रेडियस, इसको ये आउटर बाउंड्री के रेडियस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम रेडियस को, तो ये होता है हमारा 2πr। अब ये ध्यान रखना, पाई की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, ठीक है। और दूसरा वैल्यू जो होता है वो 3.14 लेते हैं। अगर आपको ये गिवन हो कि ये 3.14 लेना है क्वेश्चन में, तभी आप ये लेंगे, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट में क्या लेना है, 22/7। ऑलवेज अपने मन से हमेशा क्या लेंगे, 22/7, ठीक है। और वैसे 3.14, वैसे पाई की वैल्यू तो 50 डिजिट में, डेसिमल के 50 डिजिट में आएगा, तो ये लर्न करना हमारे लिए मुश्किल है। इसको सिर्फ एस्टिमेटेड के लिए 3.14 कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए किया जाता है। तो जब तक गिवन ना हो तो पाई की वैल्यू कितना लेना है, 22/7, ठीक है, 22/7। तो ये 2πr हो गया। अब जैसे मान लो कि रेडियस कोई भी एक सर्कल लेते हैं, इसका रेडियस मान लो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7, तो ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 22 × 44, यूनिट सेम लिखेंगे क्योंकि पेरीमीटर ही है। तो अगर सेंटीमीटर में है तो क्या, सेंटीमीटर, आंसर हो गया, समझ में आ गया। अब इसी का देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल, ठीक है। अब देखो अगर सर्कल का 2πr होता है तो इसका हाफ ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो सोचो 2πr को अगर आप हाफ करेंगे, हाफ का मतलब डिवाइड बाय 2, हाफ का मतलब डिवाइड बाय, जैसे 10 का हाफ कितना, डिवाइड बाय 2 कर दो तो 5 होता है। तो 2 कैंसिल हो गया तो क्या बना, πr। तो ये रटना नहीं है, ध्यान से रखना, समझना है कैसे बना। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यानी इसको भी पेरीमीटर नहीं लिख के क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या बना, तो सिर्फ πr, सिर्फ πr। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 7, तो ये 7 कैंसिल कितना आया, 22 सेंटीमीटर। जैसे देखो ये 44 था, 44 का हाफ होता है कि नहीं, 22 होता है। अगर सेम का हम सेमी सर्कल करेंगे तो हाफ आना चाहिए, समझ में आ गया। ये सर्कल का एरिया था हमारा और ये सेमी सर्कल का एरिया, मतलब हमारे पास सॉरी पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस आ गया। अब इसी का एरिया देख लेते हैं, एरिया, एरिया देखो, तो एरिया
एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और एरिया जहाँ पे भी हो स्क्वायर यूनिट में आंसर लिखना है, स्क्वायर यूनिट में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, वॉट एवर यूनिट, मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हो आप पहले ऐसे कि 7 का स्क्वायर है। फर्दर कैसे करेंगे, 22/7 इसको 2 बार लिख दो, 7 × 7, 7 7 कैंसिल, 22 × 7 करेंगे तो 7 2 14, ये 154 सेंटीमीटर आ गया। क्या आया हमारे पास, ये एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, एरिया किसका, सर्कल का। अब इसी का अगर हमें करना हो किसका, सेमी सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो इसका एरिया से क्या होगा, हाफ होगा। अगर इसका पाई आर स्क्वायर तो इससे क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। तब वैल्यू पुट करके देखो आप, हाफ पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितना 7 × 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 7 जा कितना होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 77 2 जा करेंगे तो 154 आएगा, पूरे सर्कल का 154 आया, आधे सर्कल कितना आएगा 77। समझ में आ गया आपको, चलिए ठीक है। ये हो गया हमारा पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो इसके पहले अभी मैंने आपको बताया था, अब ध्यान रखना, जैसे मान लो एक सर्कल दिया हुआ है, मान लो आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास डायामीटर गिवन है कि ये जो है वो 14 सेंटीमीटर है। कितना है 14 सेंटीमीटर। ये मान लो ए बी है, ये हमारे पास ओ है, तो ए बी क्या है हमारे पास डायामीटर, इसको हम डी से डिनोट कर लें कि डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो d/2, d/2 का मतलब 14/2, तो 14/2 का मतलब कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब इसी में देखो, मान लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रेट होना, एक के अंदर एक होना। एक ये सर्कल है मान लो, दूसरा सर्कल मान लो कुछ ऐसा है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये रेडियस है इसका और ये इसी का रेडियस होगा, तो यहाँ तक ले लेंगे, मान लो हो जाएगा ना। अगर ये मान लो 7 सेंटीमीटर है और ये मान लो आपके पास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना है, बताओ। एरिया ऑफ पाथ कितना है, मान लो ऐसा पार्क है, यहाँ पे फ्लावर बेड्स हैं, ये फ्लावर वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे ये रास्ता बनाया गया चलने के लिए, इसका एरिया कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल को माइनस कर देंगे। देखो इसको अगर हम बाहर कर दें तो बचेगा क्या, इतना ही तो बचेगा। तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो आप कि एरिया ऑफ पाथ अगर हमें फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल, अगर हम इसके क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ बिगर सर्कल, अगर इसका कैपिटल आर, मान लो इसके आर को ले लिया हमने कैपिटल आर से डिनोट, इसको स्मॉल आर से। पहले वैल्यू लिख लेते हैं। कैपिटल आर कितना गिवन है, ये है 14 सेंटीमीटर। स्मॉल आर कितना गिवन है, ये है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्यों, कैपिटल आर स्क्वायर बड़े वाले के लिए, स्मॉल आर स्क्वायर छोटे के लिए। पाई देखो दोनों में, तो पाई को बाहर कर दो, कॉमन बोलते हैं इसको, पाई को क्या कर देंगे कॉमन। यहाँ क्या बचा कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये देखो 22/7, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसको कैलकुलेट करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 6 में से 9 माइनस होगा तो 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया 8 में से 4 तो 4, ये आ गया 147, कैंसिल हो गया। 7 2 जा 7 1 जा, तो 22 इंटू में क्या करना है हमें 22 करना है, तो ठीक है। तो देखो इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 42, 2 4 2 6, ये आ गया हमारे पास 462, यानी 462 सेंटीमीटर क्या था हमारे पास एरिया है, तो स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। यूनिट में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर मीटर, जिसमें ये समझ में आ गया। वो कॉन्सेंट्रिक जब सर्कल हो, सीधा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट अब बताया था मैंने सेक्टर, सेक्टर का एरिया। ठीक है, सेक्टर का एरिया, तो देखो ये मान लो मैं ले लिया सर्कल, ये था हमारे पास सेंटर ओ, ये इसके 2 रेडियस लिए थे, यहाँ पे कोई एक एंगल होगा, ये हमारे पास एरिया है, ये शेडेड पार्ट जो है एरिया है, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। अब मान लो मैं फाइंड करना हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, क्या करना हो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अगर सेक्टर फाइंड करना हो तो इसको बोलते हैं हम थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर किसका एरिया, सर्कल का एरिया। थीटा का मतलब जो एंगल है, थीटा का मतलब एंगल, एंगल कितना डिग्री एंगल है, मान लो ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, या कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस भी गिवन होगा, मान लो ये 7 सेंटीमीटर है,
तो ये भी 7 ही होगा, क्योंकि दोनों रेडियस तो सेम ही होगा ना, रेडियस चेंज नहीं होता एक सर्कल के अंदर। अब इसके वैल्यू रखते हैं, देखिए थीटा की वैल्यू 60/360, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, रेडियस कितना है 7, तो इसको 2 बार लिख देते हैं हम, 7 × 7, तो ये 0 0 6 6 जा 36, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 3 जा हो गया, 2 से ये 11 हो गया, तो 11 7 जा कितना 77/3 आ गया। ये कैंसिल नहीं होगा तो फ्रैक्शन में भी आंसर छोड़ सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये फॉर्मूला लर्न रखना है आपको, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब मान लो इसी सर्कल में हमने अगर ऐसा सर्कल बनाया और ये कुछ ऐसा ले लिया है, ये मान लो कुछ ऐसा लिया हुआ है, तो देखो ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेंट टाइप का बन रहा है। अगर हम इसमें यहाँ से डॉट डॉट से करें तो ये ऐसा 4 पार्ट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा 4 पार्ट, यानी ये कितने डिग्री पे बन रहा है 90 डिग्री पे। तो जो एंगल जब 90 डिग्री हो है तो ये सेक्टर ही क्या है, सेक्टर ही है। लेकिन जब एंगल 90 डिग्री हो तो उसी का नाम चेंज करके हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी ये क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखो 4 क्वाड्रेंट बनता है ना, ऐसे तो बनता है 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसको क्वाड्रेंट भी बोलेंगे। तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 क्यों बनाते, देखो इसको अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर के सेंस में लें तो क्या बनेगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह आप 90 रखो, 90/360 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल करेंगे 9 4 जा कितना आया 36, क्या बना एक्चुअली में 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यों बना 1/4, क्योंकि थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री। जब 90 थीटा हो तो उसको क्या बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब ही होता है 4, क्वाड्रेंट 1/4, ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल 4, तो क्वाड का मतलब ही 4 होता है, समझ में आ गया ना, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे 4 है, यानी 4 बनते हैं। तो समझ में आ गया आपको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना हो तो 1/4 पाई स्क्वायर कर देना आप। अब इसी में देखो अगर मान लो हमें लेंथ फाइंड करना हो या पेरीमीटर फाइंड करना हो या एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना हो, जैसे ये सर्कल हो गया हमारा, अगर ये सर्कल है, अब ध्यान दो ये हमारे पास मान लो ये रेडियस है, ये रेडियस ले लिया हमने 7 सेंटीमीटर, ये O है, ये A है, ये B है, ये आपको फाइंड करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, तो ये होता है, ये भी होता है 3θ/360 2 पाई आर। अब देखो ये 2 पाई आर क्यों बना, क्योंकि हमने अभी लिखा था कि सरकमफ्रेंस जो होता है वो टोटल लेंथ होता है। तो जो सरकमफ्रेंस टोटल लेंथ होता है तो उसके क्या फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, क्योंकि इस पर्टिकुलर एंगल के बाद हम निकालेंगे। मान लो एंगल भी हमारे पास गिवन है, एंगल हमने ले लिया 60 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे बस एंगल रख दो और वही 2 पाई आर लगाना है। तो एंगल हमारे पास मान लो 60 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर करना है, तो 2 इंटू में 22/7, रेडियस हमारे पास 7 है, ये वैल्यू रख दो, ये आ गया 6 6 जा 36, 2 3 जा ये 6 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो गया, अगेन 22/3, ये क्या आ गया सेंटीमीटर। ये किसकी लेंथ हो गई, किसकी लेंथ है ये हमारे पास आर्क का लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी का क्या है लेंथ है। ऐसे किसी भी का लेंथ अगर आए तो आप फाइंड कर सकते हो। मान लो इस वाले का बोला जाए, इस वाले का कितना होगा, तो इस वाले का भी आप फाइंड कर सकते हो। ए बी का आपको पता चला गया, 2 पाई आर में से माइनस कर दो, या थीटा आप ले लो, अगर ये 60 डिग्री है तो कंप्लीट एंगल देखो कितना होता है 360 होता है, तो ये कितना बच गया इधर 300 बच गया, तो यहाँ पे आप 300 रख दो, 300 अपॉन में अगर 360 करेंगे और 2 पाई आर मतलब 2 इंटू में 22/7, रेडियस अगर आपने 7 रख दिया, 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 10 हो गया, 3 से ये 12 हो गया, 2 से ये 6 हो गया, 2 से ये 5 हो गया, 2 से ये 3 हो गया, अब कैंसिल नहीं होगा तो 5 2 110 अपॉन में कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे के पैरीमीटर का ही क्या आएगा इक्वल आएगा। समझ में आ गया ये भी। चलो अब एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टर कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट कैसे फाइंड करोगे आप। अब ये मान लो हमारे पास सर्कल है, जैसे मान लिया हमने क्या है ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो देखो अभी सेगमेंट बताया था मैंने क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम सेगमेंट। इसका अगर फाइंड कर दो, यहाँ से क्या करेंगे हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या हो एंगल गिवन हो, ठीक है, एंगल मान लो हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री गिवन है और हमें फाइंड करना है। और ये मान लो हमारे पास अगर ये 60 डिग्री है तो सोचो दोनों रेडियस हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये दोनों ही रेडियस है। तो दोनों रेडियस है तो ये आप ध्यान रखना है आपको कि पहले मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान रखो ये सेक्टर पूरा है, ओ ए ये पूरा, अगर मान लो यहाँ पर मैं पॉइंट डी ले लेता हूँ तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या, ओ ए डी बी, ठीक है, इसको सी ले लो, ओ ए सी बी, ये पूरा क्या है, ओ ए सी बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, और यहाँ पे कर देंगे हम क्या, माइनस माइनस नीचे लिख रहा हूँ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी कि सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल को एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेगमेंट का एरिया आएगा, किसका आएगा, सेगमेंट का एरिया आएगा। इतना बात समझ में आया, चलो ठीक है। तो आज हमने फॉर्मूला यहाँ तक का सीख लिया है, और फर्दर जो है हम सर्कल तक हमारे पास आ गया। अब आगे का जो है सर्कल आई थिंक इसमें 2D हमने कंप्लीट कर ही लिया है लगभग। नेक्स्ट क्लास में हम 3D फिगर्स को समझेंगे। 3D में हमारे पास क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, ठीक है, और चाहे वो सिलेंडर हो या फिर फ्रस्टम हो या फिर कोन हो, इन सब से रिलेटेड चीज़ों का हम एरिया, चाहे उसका वॉल्यूम हो या फिर एरिया हो, जितने भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें सारी समझेंगे, और फिर हम उसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप आगे ज़रूर शेयर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।